मुंबई के किंग होटल में एक आदमी आराम से सो रहा था। तभी उसके मोबाइल में सुबह 5 बजे का अलार्म बज जाता है। वो जैसे तैसे अपने मोबाइल का अलार्म बंद करता है और उठता है और थोड़ा फ्रेश होकर वो कमरे से बाहर आता है। जैसे ही वो आगे आया, उसने देखा कि उसके बगल वाले कमरे के दरवाजे से खून बहकर बाहर आ रहा है। वो डर गया और जोर से चिल्लाया। थोड़ी ही देर में वहां पर सभी लोग जमा हो गए। होटल के एक पियून ने चुपके से सीआईडी को कॉल किया। हेलो, एसीपी रंधावा हियर। सर, मैं मुंबई के किंग होटल का पियून बात कर रहा हूँ। सर, हमारे यहाँ एक कमरे में खून बहकर बाहर आया है। आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। ठीक है, हम अभी आते हैं। तब तक कोई कमरे के अंदर ना जाने पाए और ना ही किसी का होटल से चेकआउट होना चाहिए। ओके? जी सर जी। थोड़ी ही देर बाद एसीपी रंधावा, रविकांत और स्वामी होटल पहुंच गए। देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। रविकांत ने दरवाजे को धक्का देते हुए दरवाजा खोला। दरवाजे के पास ही एक लड़के की लाश पड़ी थी, जिसके सिर से खून बह रहा था और गले पर भी काटने के निशान थे और आसपास मानो किसी भयानक क्रिएचर के पैरों के निशान थे, जो दीवार से होकर ऊपर सीलिंग की ओर जा रहे थे। आप में से सबसे पहले किसको पता चला खून के बारे में? सर, मैंने देखा था, लेकिन दरवाजा नहीं खोला था और आपको कॉल मैंने किया था। सर, मैं यहाँ पियून का काम करता हूँ। बाकी किसी को कुछ पता जी? किसी ने खूनी को कहीं से भागते हुए देखा था क्या? नहीं, हमने किसी को नहीं देखा। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं, लेकिन याद रहे कि तहकीकात खत्म होने तक कोई भी शहर से बाहर नहीं जाएगा। तभी वहाँ इंस्पेक्टर रोमा और शैला भी आ गई। एसीपी रंधावा ने रोमा और शैला को होटल में मौजूद सभी लोगों की डिटेल्स लेने के लिए कहा। रविकांत, स्वामी और एसीपी रंधावा कमरे में सबूत ढूंढने लगे। उन्हें दिखा कि दीवार पर किसी क्रिएचर के पैरों के निशान हैं। सर, ये देखिए, यहाँ किसी जानवर के पैरों के निशान हैं, जो ऊपर सीलिंग तक है। स्वामी, डॉक्टर दास को कॉल करके यहाँ बुलाओ। अब वही हमें सच बता सकते हैं कि आखिर ये किसके पैरों के निशान हैं। स्वामी ने डॉक्टर दास को कॉल किया। थोड़ी देर में डॉक्टर दास वहां पहुंच गए। उन्होंने कमरे के निशान चेक किए और बताया कि ये एक क्रिएचर के पैरों के निशान हैं। बॉस, ये कोई नॉर्मल एनिमल नहीं है। ये एक खूंखार क्रिएचर है जो इंसानी खून के प्यासे होते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि पलक झपकते ही शेर को मार सकते हैं, लेकिन ये यहाँ नहीं पाए जाते। ये तो ज्यादातर अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। तो ये यहाँ आया कैसे? मैं देखता हूँ कि कहीं कुछ और सबूत मिलता है कि नहीं। सर, इसकी जेब में से हमें ये आईडी कार्ड्स और पासपोर्ट मिले हैं। ये जाने माने बिजनेसमैन राजेंद्र शर्मा है। एक बिजनेसमैन इस होटल में क्यों ठहरा था? रविकांत, डेड बॉडी को लैब में ले जाने का इंतजाम करो। बॉस, 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 ये देखो क्या है। डॉक्टर दास ने बताया कि बेड के पास उन्हें बाल मिले हैं, किसी लड़की के लंबे बाल। यानी यहाँ एक लड़की भी थी जो शायद छुप कर बैठी थी, या उस क्रिएचर के आने से पहले यहाँ से चली गई होगी। ये लड़की कौन है पता लगाना होगा। अगले दिन अजय और स्वामी राजेंद्र शर्मा के ऑफिस गए। वहाँ वो रिसेप्शन पर एक लड़की से मिले। हेलो, हम सीआईडी से हैं। हमें आपके बॉस राजेंद्र शर्मा के बारे में बात करनी है। हेलो सर, मैं शर्मा सर की असिस्टेंट हूँ। ओह, हमें बताते हुए अफसोस हो रहा है कि आपके सर मिस्टर राजेंद्र शर्मा की मौत हो गई है। ये कैसे हो सकता है सर? तभी पीछे से एक आदमी हंसते हुए शोभिता के पास आया। क्यों जिंदा आदमी को मारना चाहते हो सर? मैं तो आपके सामने जिंदा हट्टा कट्टा खड़ा हूँ। मैं ही हूँ इस कंपनी का मालिक, मिस्टर राजेंद्र शर्मा। ये सुनकर रविकांत और अजय चौंक गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि अगर राजेंद्र जिंदा है तो मरने वाला आदमी कौन था। उन्होंने मरे हुए आदमी की तस्वीर राजेंद्र को दिखाई। राजेंद्र ने तस्वीर हाथ में ली और उसे देखकर बोले कि वो इस आदमी को नहीं जानता, लेकिन उसकी नजरें कुछ और ही बयां कर रही थी। राजेंद्र के वहां से जाने के बाद रविकांत ने शोभिता से पूछताछ की। शोभिता ने बताया कि शर्मा सर के बहुत सारे दुश्मन हैं।
एक बार तो उन पर जानलेवा हमला भी हुआ था, लेकिन भगवान की कृपा से वो बच गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि किंग होटल में जो मरा उसे किसी ने शर्मा सर समझकर मारा हो। ये सुनकर रविकांत और अजय सोच में पड़ गए। उन्होंने एसीपी रंधावा को फोन करके पूरी सच्चाई बताई। रोमा, क्या उस आदमी के बारे में कुछ पता चला? सर, इसका असली नाम बंटी है और ये इससे पहले भी 2 बार छोटी मोटी पैसों की चोरी के लिए जेल जा चुका है। तुमने उसके मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले? हाँ सर, ये देखिए, इसमें मरने से पहले इसने एक ही नंबर पर 8 बार कॉल किया था और वो नंबर राजेंद्र शर्मा का है। एसीपी रंधावा समझ गए कि राजेंद्र झूठ बोल रहा है। अब सारा सच वही बताएगा। एसीपी ने स्वामी और रविकांत को राजेंद्र के घर भेजा, लेकिन वो घर पर नहीं था। उन्होंने राजेंद्र की तलाश शुरू कर दी। रविकांत को एक आदमी का कॉल आया कि उसे घाटी की ओर किसी की लाश मिली है। रविकांत और स्वामी जंगल की ओर गए। वहाँ देखा तो वो लाश राजेंद्र की ही थी। उन्होंने एसीपी रंधावा को कॉल किया और सारी सच्चाई बताई। सभी जंगल में सबूत ढूंढने लगे। वहाँ उन्हें एक आदमी की घड़ी मिली। रविकांत ने घड़ी को सैंपल पैकेट में रखा और डॉक्टर दास को दे दिया। डॉक्टर दास ने जब घड़ी की इंफॉर्मेशन निकाली तो पता चला कि ये कोई आम घड़ी नहीं है, सिंगापुर के एक जाने माने ब्रांड की है, जो कि अभी 3 महीने पहले ही लॉन्च हुई है, लेकिन अब तक इंडिया में अवेलेबल नहीं हुई है। ये सिंगापुर से इंपोर्ट करनी पड़ती है और इसी के लिए इसकी प्राइस भी ज्यादा होती है, तकरीबन 1.5 लाख तक। अब ये घड़ी किसने मंगवाई है, ये तुम्हें पता लगाना होगा। रविकांत ने शैला को कॉल किया। हेलो शैला, तुम्हें एक घड़ी की डिटेल्स भेजी है। पता करो कि वो घड़ी अब तक किसने किसने मंगवाई है। सभी सीआईडी हेडक्वार्टर्स पहुंचे। शैला ने बताया कि पिछले 3 महीनों में तकरीबन 12 लोगों ने मुंबई में इस घड़ी को ऑर्डर किया है। रविकांत, पता करो कि इन 12 लोगों में से कौन राजेंद्र का करीबी था या दुश्मन था। अगले दिन रविकांत ने बताया कि राजेंद्र के ही बिजनेस पार्टनर मिस्टर सिंघानिया ने 14 दिन पहले ये घड़ी ऑर्डर की थी। ओह, तो ये बात है, मिस्टर सिंघानिया। स्वामी अजय, रविंद्र के ऑफिस जाओ और सिंघानिया साहब को उनके ससुराल लेकर आओ। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो तुम्हारी घड़ी रविंद्र के लाश के पास कैसे पहुंची? ये घड़ी आपको कहाँ से मिली? ये तो चोरी हो गई थी मेरे ऑफिस से। मैंने 5 दिन पहले इसकी कंप्लेन भी की थी हमारे नजदीकी पुलिस स्टेशन में। रोमा, पता लगाओ कि ये सही कह रहा है या नहीं। रोमा ने पुलिस स्टेशन कॉल करके पता किया तो पता चला कि घड़ी सच में चोरी हो गई थी। रविकांत और शैला राजेंद्र के ऑफिस गए। वहाँ शोभिता, जो कि पहले राजेंद्र की असिस्टेंट थी, अब वो सिंघानिया की असिस्टेंट बन गई थी। रविकांत और शैला उससे बात कर ही रहे थे कि रविकांत को एक कॉल आया। हेलो, कौन? सर, मैं आपसे ज्यादा देर बात नहीं कर सकती। मैं बस आपको इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने 3 दिन पहले जंगल में एक आदमी का खून होते हुए देखा है और मैंने खूनी का चेहरा देखा है। आप मुझे रात 8 बजे मीनाक्षी होटल के पीछे वाले रास्ते पर मिलिए, मैं आपको सारी सच्चाई बता दूंगी। ऐसा कहकर उस लड़की ने कॉल कट कर दिया। रात को 8 बजे मीनाक्षी होटल के पीछे वाले रास्ते पर एक लड़की अपना पूरा मुंह चुनरी से ढककर खड़ी थी। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी पूरे काले कपड़े पहने, चेहरे पर नकाब पहने हुए खड़ा था। वो लड़की कुछ बोल पाती इससे पहले ही उस आदमी ने उस लड़की के ऊपर बंदूक तानी। तभी पीछे से रविकांत, अजय और शैला वहाँ पहुँच गए और उसके हाथ पर गोली मारी। चुनरी में खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि रोमा थी। रविकांत ने उस आदमी के चेहरे का नकाब हटाया तो वो कोई और नहीं बल्कि शोभिता थी। बताओ, क्यों किया तुमने ये सब? शोभिता ने बताया कि राजेंद्र और बंटी मिलकर नकली नोट छापते थे और ये बात मुझे पता चल गई थी। मैंने उन दोनों से ये बात किसी को न बताने के लिए पैसे मांगे थे। राजेंद्र ने मना कर दिया। शोभिता ने बंटी पर दबाव बनाया तो बंटी ने शोभिता को मारने की धमकी दी। उसी बात से गुस्सा होकर शोभिता ने बंटी को मारने का प्लान बनाया और बंटी की लाश के पास क्रिएचर के पंजों के निशान बना दिए ताकि सबको यही लगे कि बंटी को किसी जानवर ने मारा है। लेकिन राजेंद्र को सच पता चल गया था।
कि बंटी को मैंने ही मारा है, इसीलिए मैंने राजेंद्र को भी मार डाला और मिस्टर सिंघानिया की घड़ी वहां रख दी ताकि सारा इल्जाम सिंघानिया पर लगे। लेकिन मेरा ये दाव भी उल्टा पड़ गया। राजेंद्र को मारने से पहले ही सिंघानिया ने पुलिस कंप्लेंट कर दी। लेकिन सर, आपको शोभिता पर डाउट कैसे हुआ? शैला, सिंघानिया ने मुझे बताया कि घड़ी चोरी होने से पहले लास्ट टाइम शोभिता उनके कैबिन में आई थी फाइल्स लेकर। उसके बाद से ही घड़ी गायब थी। फिर बंटी के कमरे में मिला बाल भी भूरे रंग का ही था, बिल्कुल शोभिता की तरह। बस तभी मुझे शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए हमने ये नाटक किया।